लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है जब कुछ कुछ बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म करता है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लाइफ को अर्थ पे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो लाइफ प्रोसेस होगा इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे न्यूट्रिशन रहता है, रेस्पिरेशन रहता है, ट्रांसपिरेशन रहता है, फिर एक्सक्रेशन रहता है। तो ये कुछ लाइफ प्रोसेस का पार्ट्स है, ठीक है, ये पार्ट्स में होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट को अपने शरीर के अंदर में लेना और उस न्यूट्रिएंट को अपने शरीर के अंदर में यूज करना, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिशन होगा इसमें क्या क्या आएगा? तो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स जो जो इंक्लूड होंगे, क्या क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, फैट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे और वाटर। तो ये सारा चीज आ जाएगा हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर में। उसके बाद है तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारा गया है, किस किस तरीके से जा सकता है। तो पहला है तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट और दूसरा है तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना, जो कि सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, वाटर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जनरली कौन आता है? तो ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करेगा? सनलाइट को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो उसी के वजह से ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? अपना खाना खुद बना पाता है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। उसके बाद है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, जैसे कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, जैसे एनिमल्स आ गया, फंगस आ गया, तो ये सारा आ जाएगा तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। इतना में कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफरेंस है यहाँ पर। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या करता है? सिंथेसाइज करता है इट्स ओन फूड बाय सिंपल सब्सटेंसेस, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या क्या आ जाएगा? जितना भी ग्रीन प्लांट्स है, जितना भी बैक्टीरिया सब है, कुछ कुछ सर्टेन बैक्टीरिया आता है, ऐसा नहीं कि सारा बैक्टीरिया आ जाएगा। उसके बाद है अपना हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई एक ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा ले रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन एनिमल आएगा, कौन कौन ऑर्गेनिज्म आएगा? तो पहला है एनिमल, दूसरा है तुम्हारा फंगस। तो ये सारा आ जाएगा तो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। अब जो प्लांट में न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के द्वारा हो पाता है? तो ये प्रोसेस है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि क्या क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का भी हेल्प हम लोग लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ये सारी चीज से मिल करके हम लोग क्या बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज। समझ में आया? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ग्लूकोज ही प्लांट का एक तरह से फूड है। समझ में आया? तो इस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस जो है वो एक ऐसा बाई प्रोडक्ट जो है रिलीज होता है इस प्रोसेस में। जैसे हम पहले क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ में क्या मिला? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये क्या बनाया? यही है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक, तो ये बदले में प्लस में क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, प्लस में निकलेगा थोड़ा सा वाटर। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। कोई दिक्कत है? आगे देखें क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होगा फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या कंडीशन होगा? पहला है तुम्हारा सनलाइट होना चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल होना चाहिए। और क्लोरोफिल का काम क्या है? तो ये जितना भी तुम्हारा सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का यही काम करेगा। समझ में आ गया?
उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, तीसरा चौथा वाटर चाहिए। आप देखो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में, तो क्या क्या स्टेप है देखो, तीन यहाँ पर स्टेप है बेसिक, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन और तीसरा है रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सनलाइट का एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल के द्वारा प्लांट जो है एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है, तो कन्वर्जन में क्या कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, स्प्लिट कर देता है वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझो फिर से सेकंड पॉइंट समझो, कन्वर्जन में क्या हो रहा है, तुम्हारा लाइट एनर्जी जो है वो क्या बना रहा है, केमिकल एनर्जी, जिसमें क्या हो रहा है कि ये वाटर लेता है और वाटर को ये दो मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है। क्या क्या मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ब्रेक करता है और दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक करता है। और यही जो ऑक्सीजन है वो हमको एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलता है। क्लियर है। उसके बाद है तीसरा प्रोसेस है अपना रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या है, तो प्लांट का एक तरह से खाना है। समझ में आया। तो ये था तुम्हारा 3 स्टेप फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टोमाटा क्या होता है। तो जैसे हमारे शरीर के ऊपर में नाक है जिसके थ्रू हम लोग अपना जो भी गैसियस एक्सचेंज है वो कर पाते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर में क्या होता है, स्टोमाटा होता है जिसके वजह से वो अपना गैसियस एक्सचेंज कर पाता है। तो ये स्टोमाटा जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये तो होता है लीफ के ऊपर में प्रेजेंट होता है। कैसा रहता है, तो ये टाइनी पोर्स होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है। और ये किसमें हेल्प करता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्लियर है। और ये जो है तुम्हारा सराउंडेड होता है किससे, गार्ड सेल से। ये देखो इधर साइड में भी गार्ड सेल, इधर साइड में भी गार्ड सेल होता है। अब क्या होगा अगर मान लो, हाँ यही टमाटर, ये है तुम्हारे साइड में जो है गार्ड सेल, देखो लिखा भी है गार्ड सेल, ठीक है। अब क्या होगा अगर मान लो कि वहां गार्ड सेल आ गया, गार्ड सेल में अगर थोड़ा सा भी वाटर फ्लो होगा तो गार्ड सेल अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब वाटर फ्लोज आउट ऑफ गार्ड सेल अगर होगा तो वहां पर स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल होगा तो स्टोमाटा ओपन होगा, अगर वाटर फ्लो आउट ऑफ गार्ड सेल होगा तो वहां पर स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देख। अब हम लोग जो एनिमल है, हम लोग एनिमल में न्यूट्रिशन जो रहता है वो बेसिक 3 टाइप में रहता है। पहला है तुम्हारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एक एक करके देखते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि फंगस। तो सेप्रोट्रॉपी का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म कोई भी मरा हुआ जीव जंतु मरा हुआ ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसमें क्या एग्जांपल हो जाएगा, फंगस का। फंगस का हो जाएगा वो देखिए हो ना, मशरूम, मशरूम भी सड़ा गला चीज पर ही उगता है। उसके बाद है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, इन दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं, होस्ट कह सकते हैं, विदाउट किलिंग इट्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मच्छर, मच्छर अपना खुद का खाना नहीं बनाता है, या फिर वो घास फूस पेड़ पत्ता कुछ भी नहीं खा सकता है, लेकिन वो क्या किस पे डिपेंड है, तो एनिमल्स पे डिपेंड है। क्या एनिमल से लेता है, तो एनिमल से वो क्या लेगा, ब्लड लेता है, विदाउट किलिंग इट। हम लोग को तो मारता नहीं है, बस हम लोग से थोड़ा खून ले लेता है। तो हम लोग एक तरह से उसके लिए क्या हो गए, तो होस्ट हो गए। हम लोग क्या हो गए, होस्ट हो गए। और वो क्या हो गया, तो वो एक हो गया तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाला। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपना फूड लेता है, फूड मॉलिक्यूल लेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमन आ जाएगा तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्लांट से तो तो प्लांट से लेता है, लेकिन प्लांट से तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा उसी पे चिपके हुए हैं, उसी पे खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, लेते हैं बट वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में नहीं आएगा। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उसको कहेंगे जो एकदम चिपका हुआ है, उसी पे डिपेंड है। हम लोग उसी पे डिपेंड नहीं है, हम लोग वेजिटेबल पे भी डिपेंड है। हम लोग तुम्हारा नॉन वेज जो फिश हो गया, मीट हो गया, मांस मछली हो गया, उस पे भी हम लोग डिपेंड। ठीक है।
अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, ये क्या करता है, टेक इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड इंजेशन which is then digested and absorbed into the body and waste indigested part is thrown out of the body through digestion। होता क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, हम लोग क्या करते हैं, फूड को एज अ कॉम्प्लेक्स होल लेते हैं, मतलब कि एक पूरा फूड का टुकड़ा को हम लोग अपने अंदर में लेते हैं। उस अंदर लेने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इंजेशन कहेंगे। और इंजेशन के बाद वो जो फूड है वो क्या होता है, उस फूड में से जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सारा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद जो वेस्ट होगा उस फूड का, वो जो वेस्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, वो हम लोग के बॉडी से इंजेशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा, अमीबा आ जाएगा, मैन आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, फिश आ जाएगा। तो ये सारा तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बता दें या फिर रुके अभी? हैंग नहीं हो रहा है दिमाग तो चलो अभी थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में देखो यहाँ फिगर से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये पहला फिगर है न्यूट्रिशन का, इंजेक्शन हो रहा है पहले वाले फिगर में। देखो हम लोग तो अपना हाथ से कुछ भी चीज को उठा करके अपने अंदर में इंजेक्शन करते हैं, लेकिन अमीबा जो है एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि किसी भी फूड मॉलिक्यूल को अपने हाथ से नहीं उठा सकता है। उसके पास दो हाथ जैसा चीज होता है जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। पी जो है यहाँ पर पी साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया में क्या होता है, दो गो ऐसा टेंडिकल्स टाइप का निकलता है और फूड को इस तरीके से घेर लेता है। ठीक है। सेकंड में देखो डाइजेशन होता है। जब फूड को हम अपने अंदर में ले लिया, इसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर में जितना भी एंजाइम प्रेजेंट होगा जो डाइजेस्ट करवाने वाला होता है, वो सारा इस फूड पे जाकर के अटैक करेगा। अब अटैक करने की वजह से क्या होगा कि ये जो फूड है ना, ये छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये छोटा छोटा टुकड़ा में बदल गया तो इसके अंदर में जितना भी न्यूट्रिएंट होगा वो सारा अमीबा अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर देगा और बदले में जो वेस्ट होगा उस वेस्ट को इजेशन के द्वारा बाहर की तरफ में निकाल देगा। समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा के लिए। कोई दिक्कत है? ये सारा तुम लोग को पॉइंट देखना है कि क्या क्या पॉइंट होता है। इंजेक्शन अच्छे तरीके से रुक करके पॉज करके एक बार देख लेना। उसके बाद ये खत्म ही कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद न्यूट्रिशन इन पारामीशियम। पारामीशियम क्या होता है, तो पारामीशियम इज आल्सो एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होता है कि अपना एक डेफिनिट शेप होता है। और डेफिनिट शेप होने की वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है कि एक इसके पास पर्टिकुलर स्पॉट होता है जिस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। और इसी माउथ से जो भी फूड मॉलिक्यूल होगा उसको अपने अंदर में ले पाएगा। क्योंकि इसका जो शेप है वो तुम्हारा फिक्स होता है, तो ये अपना शेप को चेंज नहीं कर सकता है। अनलाइक अमीबा, अमीबा जो है अपना दो ऐसा टेंटिकल्स निकाल करके जो भी फूड मॉलिक्यूल है उसको पकड़ करके अपने अंदर में ले सकता है, लेकिन क्योंकि इसका जो शेप है वो फिक्स है, इसी के वजह से इसके पास माउथ है जो फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर में लेता है। ठीक है। और इसके पास छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग सीलिया कहते हैं, और इसके हेल्प से वो मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। समझ में आ गया बात? कोई प्रॉब्लम? तो पहले इतना लिखो, इतना करो। देखो अभी ऊपर में हम लोग देख लिए थे कि पारामीशियम का कैसा रहता है डाइजेशन। अब देखेंगे हम लोग कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन जो रहेगा वो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व रहेगा, वो सब देखेंगे। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो स्टार्टिंग डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट होता है वो कहाँ से होगा, माउथ से होगा। देखो माउथ में क्या होता है कि माउथ में हम लोग फूड पार्टिकल को पहले इंजेस्टेड करते हैं, मतलब कि इंजेक्शन कर रहे हैं पहले फूड मॉलिक्यूल को। उसके बाद हम लोग का जो टीथ है वो टीथ उस फूड मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, छोटा छोटा हिस्सा में तोड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो छोटा हिस्सा है जो टूट गया, ये हम लोग का चला जाएगा स्टोमक के अंदर में। लेकिन उससे पहले माउथ में कुछ कुछ प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है देखो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम इट्स माउथ। माउथ से ही अपना शुरू हो जाता है प्रोसेस। अरे सर कॉमन बात है। तो माउथ के अंदर में हम लोग का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड देखो यहाँ जस्ट माउथ के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, तो ये सेक्रेट करता है सलाइवा। सलाइवा यानी कि हम लोग का थूक, यानी कि हम लोग का लार, जिसमें कि एक एंजाइम होता है जो कि नाम होता है सलाइवरी एमुलेज।
थूक में एक एंजाइम होगा, उसका नाम क्या होगा, सलाइवरी एमुलेज, और ये क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है। समझो यहाँ पर ध्यान से, ये स्टार्च है हम लोग का, स्टार्च के अंदर में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा कि ये जो सलाइवरी एमुलेज है, सलाइवरी एमुलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, मुंह में, कौन सा पार्ट में, क्या चीज में, सलाइवा में प्रोड्यूस होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है कौन, तो सलाइवरी एमुलेज। और ये जो सलाइवरी एमुलेज है, इसे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बात, क्लियर है कि नहीं है, पक्का। इसके बाद वाला स्टेप देखो, इसके बाद जो हम लोग का फूड है, वो हम लोग का फूड पाइप से होते हुए स्टोमक तक नीचे में जाता है, या फिर फूड पाइप को हम लोग और एक चीज क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस, क्या कहेंगे, ओइसोफेगस। तो ये जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस में क्या होता है, एक पेरिस्थेल्टिक मूवमेंट होता है, कैसा होता है, पेरिस्थेल्टिक मूवमेंट होता है, एक डायनामिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है, जो कि क्या करता है कि फूड मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ में, स्टोमक की तरफ में पुश करते जाता है। क्लियर है। पेरिस्थेल्टिक मूवमेंट में क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक मेरा वो है विंड पाइप है, मतलब सॉरी फूड पाइप है, यहाँ पे है फूड मॉलिक्यूल, यहाँ पे है फूड मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा कि इधर तरफ से इसको दबाएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो फूड है आगे की तरफ में यहाँ पर बढ़ते जाएगा, फिर आगे यहाँ आएगा, तो फिर ये वाला पाइप इसको ऐसे साइड में दबाएगा, तो ये वाला जो फूड है तुम्हारा और आगे चलते जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होता है। फिर से समझना है, फिर से समझो, यहाँ पर फूड रहेगा, इसको साइड साइड से जो वॉल है दबाएगा, तो ये फूड आगे की तरफ में जाएगा, यहाँ पे आएगा तो ये वाला फिर बॉल इसको दबाएगा, तो फिर ये वाला आगे की तरफ में जाते रहेगा। तो यही है तुम्हारा पेरिस्थेल्टिक मूवमेंट। कोई दिक्कत, क्या हुआ था तुमको रे, पूरा थोड़ी लिखना है, टेबल वाला ना बनाना है, टेबल बना ली थी तो हो गया, बस याद करो बैठ करके उसको, और स्कूल वाला कॉपी सब लेकर के आओ, स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ है जल्दी लेके आओ। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो फूड है हम लोग का वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ में स्टोमक प्रेजेंट है, स्टोमक में जाएगा। तो स्टोमक में क्या क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम शुरू हो गया है, जितना क्वेश्चन है ज्यादातर यहीं से पूछा जाता है। स्टोमक क्या होता है, तो स्टोमक एक जे शेप बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में जो फूड है वो डाइजेस्ट करना शुरू करता है। शुरू तो ऐसे हम लोग का माउथ में ही हो जाता है, लेकिन मेजर जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो तुम्हारा स्टोमक के अंदर में ही होता है। तो स्टोमक के अंदर में बहुत सारा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोमक का वॉल्स में होता है, ठीक है, जो कि सेक्रेट करेगा क्या, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेगा। तो ये गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आएगा, तो इस गैस्ट्रिक जूस में आ जाता है तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड, एक पेप्सिन होता है, और दूसरा है तुम्हारा म्यूकस। क्या क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, यानी कि तुम्हारा HCl एसिड प्रेजेंट होगा, और उसके बाद है पेप्सिन, एक तरह का एंजाइम होता है, और तीसरा है तुम्हारा म्यूकस। कोई दिक्कत है, समझो अभी पहले तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड का काम क्या है। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड का काम क्या है कि क्रिएट एन एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ये एक ऐसा मीडियम बनाता है, एक ऐसा मीडियम बनाता है, तो एसिडिक मीडियम बनाएगा, और एसिडिक मीडियम के वजह से कौन एक्ट करेगा, इस पे पेप्सिन एक्ट करेगा। बिना एसिडिक मीडियम का पेप्सिन इस पे एक्ट नहीं कर पाएगा। क्या कहें हम, बिना एसिडिक मीडियम का पेप्सिन जो है एक्ट नहीं करेगा, काम नहीं कर पाएगा। पेप्सिन को जरूरत है एसिडिक मीडियम की काम करने के लिए। उसके बाद सेकंड है तुम्हारा पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। क्या करता है, चलो इसके बाद देखो, अपना तीसरा जो चीज है वो है अपना म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, तो म्यूकस जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। देखो स्टोमक जो है हम लोग का वो कंटिन्यूसली 3 चीज रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा, तो पहला है तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है तुम्हारा म्यूकस। हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड जो है ये एसिड के वजह से पेट को तो नुकसान है, ये नुकसान जो है ये पेट झेलता कैसे है, तो ये पेट झेलता है म्यूकस के हेल्प से। म्यूकस क्या है ना, तो म्यूकस इस स्टोमक के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा लगा रहता है, जो कि एसिड का डैमेज से स्टोमक को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे म्यूकस अगर काम नहीं किया तो पेट में एसिडिक हो जाएगा, जो लेयर जल जाएगा, एसिडिक लेयर खत्म हो जाएगा। The exit of the food from the small intestine is regulated by the sphincter mucus. अब क्या होता है कि यहाँ पे, यहाँ जस्ट इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे इसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाएगा, तो इसके बाद फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा कि कितना अमाउंट में फूड जा रहा है। तो ये एक वहां मसल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, स्फिंक्टर मसल। ये ध्यान रखता है कि ज्यादा फूड हम ना भेज दे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को रेगुलेट करता है एक तरीके से, स्टोमक में से कितना फूड जो है आगे की तरफ में जाएगा। क्लियर है, इतना तक में कोई डाउट? अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मालूम है कि ये जो स्टोमक रहेगा, स्टोमक के जस्ट आगे में ये सब अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ही क्या होता है, हम लोग का कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। कंप्लीट डाइजेशन फूड में क्या क्या होगा, तो पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन होगा, उसके बाद फैट्स डाइजेस्ट होगा। क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कुछ कुछ सेक्रेशन होता है दो ग्लैंड के वजह से। कौन कौन सा ग्लैंड, तो एक लीवर हो गया और दूसरा हो गया पैनक्रियास हो गया। तो हम लोग पहले लीवर का फंक्शन देखते हैं। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करेगा। क्या कहता है, बाइल सिक्रीट करता है। ये बाइल क्या करता है कि हम लोग के स्टोमक में जो ये था एसिडिक वाला बिहेवियर था, उस एसिडिक बिहेवियर को ये जो बाइल जूस है वो कम कर देता है, मतलब कि एल्कलाइन बना देता है। क्या कर देता है, एल्कलाइन बना देता है। फिर से समझो अभी तुम, ये जो स्टोमक था, स्टोमक के ऊपर में जो HCl था वो बना हुआ है किसके वजह से, क्यों बना हुआ है, तो पेप्सिन को एक्ट करवाने के लिए बना हुआ है। अब इसके आगे जो है एसिडिक बिहेवियर को हटाना पड़ेगा ना, वो जो एसिडिक बन गया उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएगा कौन, तो वो बाइल जूस हटाएगा, तुम्हारा बाइल जूस हेल्प करेगा हटाने के लिए। और कैसा मीडियम बना देगा, अल्कलाइन मीडियम बना देगा, ताकि अब इसके आगे जो पैनक्रियाटिक जूस है उस पर एक्ट कर पाए। क्या बोले, तो पैनक्रियाटिक जूस जो है उस पे एक्ट कर पाए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक मीडियम में सिर्फ पेप्सिन एक्ट कर पाता है। एसिडिक मीडियम में बाकी जितना अब काम होगा वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं हो पाएगा। तो उस एसिडिक मीडियम को हटाना पड़ेगा। हटाने का काम कौन करेगा, तो बाइल करेगा। बाइल क्या बना देगा, उस मीडियम को एल्कलाइन बना देगा। तो जिसके वजह से अब क्या होगा कि अब देखो, बाइल जो है वो ब्रेक किसको करता है, फैट को ब्रेक करता है। किसमें करता है, फैट को ब्रेक करेगा। क्या बना देगा, इसका स्मॉल ग्लोबुलस बना देगा। क्या बना देगा, स्मॉल ग्लोबुलस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इमल्सिफाइड फैट्स कहते हैं। अब क्या होगा, अब इस पे जितना भी एंजाइम है वो सारा एक्ट कर पाएगा और डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर प्योर फॉर्म ऑफ फैट होगा या फिर फैट कंसंट्रेटेड होगा तब वहां पर डाइजेशन पॉसिबल उतना अच्छे तरीके से नहीं है। जब तक उस फैट को हम छोटा छोटा टुकड़ा में नहीं तोड़ दे तो एंजाइम उस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतना। अब आगे देखेंगे, ये तो था अपना लीवर का। अब देखेंगे हम लोग पैनक्रियास का क्या फंक्शन है। तो पैनक्रियास से दो जूस सिक्रेट होता है। कौन कौन सा, एक लाइपेज और दूसरा ट्रिप्सिन। तो लाइपेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन किसको करेगा, इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। दूसरा ट्रिप्सिन क्या कर देगा, तो ये डाइजेस्ट करवाएगा, क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग का जो इंटेस्टाइनल जूस सब है, इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन आएगा, यही सब लाइपेज, ट्रिप्सिन, बाइल, ये सारा चीज ही आएगा। तो ये जो है क्या क्या चीज में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये किस किस चीज में कन्वर्ट किया, तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया है, एमिनो एसिड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किस में किया है, ग्लूकोज में। फैट्स को किस में किया है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इतना में कोई प्रॉब्लम है, आगे बता दें या लिखोगे, बोलेंगे तो। पैनक्रियास देख लिया था तुम लोग, यहाँ तक हो गया था। अब बिली देखो कि बिली क्या काम करता है। बिली जो है ना, बिली एक समझ लो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कैसा दिखता है, तो देखो ऐसा दिखता है। यहाँ तो है नहीं, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में हल्का हल्का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा निकला हुआ होता है इसके पूरे वॉल्स में। ठीक है, इसका काम क्या है, तो जितना भी ये सारा कन्वर्ट हुआ है, एमिनो एसिड कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सारा जो कन्वर्ट हुआ है, इस कन्वर्ट हुआ चीज सबको, इस कन्वर्ट हुआ न्यूट्रिएंट को ये ब्लड के सहारे हम लोग के नस में भेज देता है। ये नस नीचे में जाता है। ठीक है, ब्लड के सहारे जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सारे को ब्लड वेसल्स में भेज देता है। ठीक है, यही है बिल्ली का फंक्शन। क्या होता है, तो ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है फॉर एब्जॉर्प्शन, और जितना भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ रहता है उसको ब्लड वेसल्स में भेज देता है, यानी कि नस में भेज देता है। ठीक है, तो यही काम है अपना बिली का। क्लियर।
अब देखो, द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ विली व्हिच एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो गया रहता है, जिसके अंदर में ये सारा न्यूट्रिएंट पाया गया था, इस सारा न्यूट्रिएंट को निकाल करके ये ब्लड में डाल देता है। यही काम है बस विली का। क्लियर? अब आगे देखेंगे कि आगे क्या है। अब देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है? तो बस वाटर को एब्जॉर्ब करना। जो फूड के अंदर में वाटर रह गया है, वाटर जो बच गया है, उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन? तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनस क्या होता है। तो एनस क्या है? तो रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो टॉयलेट है, जो बाथरूम है, वो कहाँ से हो रहा है? तो वो एनस के थ्रू होता है। एनस से क्या निकल रहा है? तो जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है और ज्यादा जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो सारा शरीर के बाहर निकलता है। और जो निकलता है, जो टॉयलेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फेसेस है। क्लियर है? तो द एग्जिट ऑफ द फेसेस इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। और यहाँ पर जो एनल है हम लोग का, ये जो एनल है, ये क्या करता है? तो ये रेगुलेट करता है कि कितना वेस्ट जो है शरीर के बाहर में निकल रहा है। क्लियर है? तो ये कौन रेगुलेट करेगा? तो ये रेगुलेट करेगा तुम्हारा एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा। क्लियर है? और एक और था अभी ऊपर जो स्टोमक में था, स्टोमक वाले को क्या कहते थे? स्टोमक वाले को क्या कहते थे, याद है? इसको ये कहते थे स्टोमक स्फिंक्टर मसल, जो स्टोमक में होता है। स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, उसको कहेंगे स्टोमक स्फिंक्टर। और जो एनस के थ्रू बाहर में आता है, उसको हम लोग कहेंगे एनल स्फिंक्टर। कोई दिक्कत? क्या बोलते? हो गया? और कौन सा दिए थे सब्जेक्ट? एसएसटी निकालो, एसएसटी का अचार डालेंगे, क्या करें? याद करो। वो हो गया, लिख के दिखाओ उसका। जाओ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो बस सांस लेना और सांस छोड़ने का प्रोसेस। लेकिन वहां पे क्या होता है? वहां पर हम लोग जैसे ऑक्सीजन लिए हैं, समझो क्या होता है रेस्पिरेशन। हम लोग जो ऑक्सीजन लिए हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हम लोग लिए हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। और ये फूड मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन होकर के क्या बना देता है? हम लोग को ग्लूकोज बना देता है या फिर एनर्जी बनाता है। समझ में आया? तो ये कहलाता है तुम्हारा रेस्पिरेशन। लेकिन अगर हम ब्रीदिंग का बात करें, तो ब्रीदिंग में क्या होता है? बस ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में अंतर है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड इट दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड टू फॉर्म ग्लूकोज एंड एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद है हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। तो ये जो तुम्हारा एनर्जी स्टोर होता है, तो ये दो फॉर्म में निकलता है। क्या क्या फॉर्म में निकलेगा? तो तुम्हारा एटीपी एंड एडीपी। तो एटीपी क्या होता है? तो एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लियर है? देखो दोनों बनता कैसे है। हम लोग में जो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन के समय में, तो उस एनर्जी को हम लोग एटीपी बनाने के लिए यूज करते हैं। एटीपी बनाने में क्या क्या चीज यूज होगा? तो एडीपी का यूज होगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज होगा। ये दोनों का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे एडीपी मिल रहा है, फॉस्फेट मिल रहा है, प्लस में थोड़ा सा एनर्जी मिल रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखो, when the cell needs energy the ATP can be broken down using water to release energy।
अब मान लो सेल को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एनर्जी अगर उसको लेना पड़ेगा तो वो क्या करेगा कि एटीपी को ब्रेक करेगा। किसमें ब्रेक करेगा? तो एनर्जी में ब्रेक कर देता है एटीपी को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। होता क्या है देखो, एटीपी लिए ये आगे जाकर के ब्रेक हुआ किसमें? एटीपी और फॉस्फेट में और एनर्जी में। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलता है वो निकलता है 30.5 किलोजूल पर मोल का एनर्जी निकलता है। क्लियर है? इसके बाद है हम लोग का टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। समझा देंगे? चलो ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो देखो, रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ग्लूकोज जो है तुम्हारा, ग्लूकोज में कितना हो कार्बन? तो 6 गो कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये कहाँ पे होगा? तो साइटोप्लाज्म के अंदर में होगा। तो ये जो ग्लूकोज है किसमें ब्रेक होगा? तो पाइरुवेट में ब्रेक होता है। किसमें होगा? पाइरुवेट में। और पाइरुवेट से उसके बाद कहाँ पे ब्रेक होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होगा। तो क्या बनाएगा यहाँ से? तो यहाँ से बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस में एनर्जी, जो कि एनर्जी कितना? तो 38 एटीपी बनेगा। ये किसमें बनेगा? तो बनेगा अपना एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? अब दूसरा टॉपिक, अच्छा एक लाइन और है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट और एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज मैन, डॉग, अर्थवॉर्म। तो ये सारे में नॉर्मली जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी किया जाता है। उसके बाद है तुम्हारा एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। एनएरोबिक में क्या होता है? तो रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। अभी पीछे में क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा था? विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। देखो, यूजेस ऑक्सीजन, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है। जब विदाउट ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे फिर बनाएगा? पाइरुवेट्स बनाएगा। कहाँ पे? इन ईस्ट में ये दिख रहा है हमको, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या बना रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी इज फॉर्म। देखो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यीस्ट। ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को। क्या बनाता है ग्लूकोज से? इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। अब इसके बाद, अच्छा इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके बाद जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोग के शरीर के अंदर में होता है, मसल्स के अंदर में होता है, उसको भी हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा। कितने पाइरुवेट में? तो 1 पाइरुवेट, यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और क्या बना रहा है? लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तुम जब बहुत ज्यादा रनिंग करोगे, बहुत ज्यादा दौड़ोगे, बहुत ज्यादा काम करोगे तो तुम हांफने लगोगे, तुम्हारा जो है हार्ट बीट तेज हो जाएगा, तुम्हारे मसल्स में क्रैम्प आने लगेगा। क्यों क्रैम्प आएगा? क्योंकि तुम्हारे शरीर को चाहिए ऑक्सीजन काम करने के लिए, लेकिन तुम्हारा शरीर जो है ऑक्सीजन ज्यादा उतना नहीं ले पा रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो सेल को तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो अब एनर्जी मिलेगा कहाँ से? तो एनर्जी कम हो जा रहा है उन लोगों को, और कम होने की वजह से क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसी की वजह से हम लोग को क्रैम्प्स आता है। क्या आता है? क्रैम्प्स आता है, पैर में दर्द करने लगता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो। और यहाँ पे लिखा भी है कि दिस कॉजेज मसल क्रैम्प्स। कोई प्रॉब्लम है? तो ये तुम्हारा मेन था। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है एरोबिक एंड एनारोबिक का, इसको एकदम अच्छे तरीके से तुम लोग को याद कर लेना। क्लियर है? इसके बाद हम लोग को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है। अभी इतना ही करें।